चलो क्लास शुरू करते हैं। और उम्मीद है कि तुम लोग लास्ट क्लास भी देखे होगे और उसको बना भी लिए होगी अपने कॉपी में, जो होमवर्क के रूप में दिया गया था। देखो लास्ट क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट किए थे, हो रहा था नॉन डिस्काउंटेड मेथड वाला, है ना। नॉन डिस्काउंटेड मेथड हो रहा था, जिसमें हम लोग पहले बता चुके हैं क्या क्या पढ़ना है ना। एक पेबैक पीरियड पढ़ना है, यहाँ लिखे थे शायद कहीं पे, पेबैक पीरियड पढ़ना था, फिर ARR पढ़ना था, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये सब पढ़ना था। तो पेबैक पीरियड से शुरू हुआ था और आज भी पेबैक पीरियड ही कंटिन्यू करेंगे। और आज के क्लास में पेबैक पीरियड पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। देखो पेबैक पीरियड में क्वेश्चन नंबर 1 बना दिए थे, 2 बना दिए थे, 3 हुआ था, 4 हुआ था और 5 हुआ था। आज 5 के बाद से करते हैं, ठीक है। देखो हम यहाँ समझाए भी थे लास्ट क्लास में बाबू, इसको पहली बात तो ऐसा करना है ना कि एक नया कॉपी लेके उसमें लिखना है, ठीक है। वो पुराना कॉपी लेके उसी में लिख रहे हैं, पूरा खिचड़ी नहीं बनाना है, क्योंकि अलग अलग हम बताएं भी, अलग अलग आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, अलग अलग है सब। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग है ना, अकाउंटिंग थ्योरी अलग है। तो एटलीस्ट जो ऑनर्स पेपर है उसके लिए तो कोई एक फ्रेश अच्छा कॉपी बनाओ। तो हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि ऑनर्स है, और ऑनर्स के लिए एक अलग से फ्रेश कॉपी होना ही चाहिए, जिसमें हम लोग शुरुआत से करेंगे, एक एक करके अपने क्लासेस को नोट करेंगे, तो बेहतरीन ढंग से तुम्हारे पास एक टाइम में नोट्स प्रेजेंट रहेगा। अब बताओ कि पेबैक पीरियड में हम लोग क्या सीख रहे थे कि मेरा पैसा कितने सालों में रिटर्न आएगा। अगर हम कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा कितने सालों में रिटर्न आ जाएगा, ये तो है पेबैक पीरियड। नाम में है पे बैक, कितना समय में मेरा पैसा मुझे बैक हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ देखो क्वेश्चन नंबर 6 से करते हैं। और अभी आज वाला क्लास में पूरा पेबैक पीरियड खत्म, अगले क्लास से फिर नया टॉपिक करेंगे। तो देखो पेबैक पीरियड में क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखता है, लिखता है इसमें कि एक कोई मिलो इंडियन लिमिटेड है, वो परचेज किया है न्यू मशीन। क्यों किया है? प्रपोज्ड प्रोजेक्ट के लिए, कोई उसका प्रोजेक्ट होगा उसके लिए एक नया मशीन खरीदा है, और एस्टिमेट किया है कि सेल कितना होगा और कॉस्ट कितना होगा, वो बता दिया नीचे में। तो देखो कह रहा है कि जो एनुअल सेल है, मतलब वो जो प्रोजेक्ट जो हम जिसमें पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट से एनुअल सेल कितना आ सकता है? 12,50,000। हर साल 12,50,000 का सेल आएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके साथ साथ मेरा कुछ खर्च भी होगा। खर्च क्या है सर? इतना सारा खर्च होगा, जैसे रॉ मटेरियल लेना होगा, लेबर में पैसा लग जाएगा, ओवरहेड में लगेगा, ये सब मेरा खर्च है। तो एक काम करते हैं, खर्च को जोड़ लेते हैं। खर्च को जोड़ के देखो 6 लाख आ रहा है। कितना आ रहा है? 6 लाख। और इसके अलावा ये कह रहा है कि जिस प्रोजेक्ट में तुम इन्वेस्ट करने जा रहे हो, उस प्रोजेक्ट का दाम कितना है। प्रोजेक्ट मतलब मशीन वगैरह जो भी खरीद रहे होंगे, है ना, मशीन बिल्डिंग जो भी होगा, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ कह रहा है कॉस्ट ऑफ मशीन, उस मशीन का दाम कितना है? 17 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि आज हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 17 लाख। और जब हम 17 लाख इन्वेस्ट करेंगे ना, तो हर साल उससे सेल कितना जनरेट होगा? तो 12.5 लाख का हर साल सेल आएगा। तो क्वेश्चन होगा ना सर कितने सालों तक सेल आएगा? अरे भाई, तो जब तक तुम्हारा मशीन चलेगा तब तक सेल आएगा। और ऐसा नहीं है ना कि मशीन खरीद लिए डायरेक्ट सेल आना शुरू हो गया। मशीन खरीदने के साथ साथ और भी तो खर्चा करना पड़ेगा ना, जैसे कि वही रॉ मटेरियल लाना होगा, लेबर वगैरह लगाना होगा, तो ये सब में भी खर्च है। मतलब ये 17 लाख का तो खर्च है ही, इसके अलावा ये जो 6 लाख है ये भी खर्च है। ओके, कोई इशू नहीं है इसमें। अब देखो 17 लाख में मशीन खरीदे हैं, और मशीन जो है उसका स्क्रैप वैल्यू किसे बोलते हैं? स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब हुआ कि आज से 5 साल 10 साल जितना साल भी मशीन चलेगी, उस 10 साल के बाद जो मशीन को हम बेचेंगे तो उस समय जब वैल्यू मिलेगा, कुछ तो मिलेगा ना। मान लो 10 साल के बाद मशीन पूरा कबाड़ा हो गया, कुछ नहीं मिला उससे, तो उसको कबाड़ी के पास ले जाके बेचेंगे तो किलो के भाव में तो वो वैल्यू देगा, रत्ती के भाव तो वैल्यू देगा। तो वो जो किलो के भाव वैल्यू दे रहा है, जो भी पैसा आ रहा है, उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का और भी बहुत सारा नाम है, याद कर लेना है, हम लिख देते हैं बाबू साइड में। स्क्रैप वैल्यू बोलो, या फिर रेसिडुअल वैल्यू बोलो, या फिर सैल्वेज वैल्यू बोलो, और सबसे आखिर में जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा जिसे बोलते हैं ब्रेकअप वैल्यू। ये तो याद रहना ही चाहिए। तो ये चारों वैल्यू जो है, इसका एक ही मतलब होता है कि जब हम मशीन को या जो भी मेरा प्लांट है उसको बेचेंगे, उस समय जो पैसा मिलेगा उसे हम लोग स्क्रैप वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। देखिए अब तो वापस से आते हैं क्वेश्चन में। 17 लाख रुपया का मुझे मशीन खरीदना था, लेकिन उससे 1 लाख वापस आ जाएगा। कब? जब भी मशीन को बेचेंगे। सर कब बेचेंगे? लिखा है देखो एस्टिमेटेड लाइफ 8 साल है। मतलब जो मशीन का लाइफ है ना, मशीन 8 साल तक चलेगी। मशीन कितना चलेगी? 8 साल तक। मतलब 8 साल के बाद मशीन को बेच करके हमें 1 लाख मिल जाएगा।
अब देखो इसके सॉल्यूशन में आते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, एकदम सजा करके बढ़िया से बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन, ध्यान से सुनना है। एनुअल डेप्रिसिएशन, हर साल कितने रुपए का डेप्रिसिएशन होगा। तो भाई मशीन का दाम है 17 लाख, हम लाख का ना शॉर्टकट एल लिख रहे हैं, तुम पूरा प्रॉपर जीरो देके लिखना। 17 लाख, उसमें से माइनस कर देंगे जितना पैसा मुझे मिल जाएगा बाद में स्क्रैप वैल्यू, तो स्क्रैप वैल्यू है 1 लाख, ये माइनस हो गया। डिवाइडेड बाय कितने साल मशीन चलेगी, तो मशीन चलेगी 8, है ना, यहाँ लिखा है बाबू 8 साल, देखो 8 ईयर्स, तो उससे डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब कि हर साल का डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 2 लाख रुपया। तो तुम एक बार के लिए सोच के देखो, मशीन से हर साल सेल कितना बन रहा है, हर साल सेल बन रहा है 12.5 लाख, इसके साथ साथ इतना खर्चा भी हो रहा है, ये 6 लाख का खर्चा भी है, और ये खर्चा के साथ साथ ये 2 लाख का डेप्रिसिएशन जो है ये भी तो एक खर्चा ही है। मतलब तुम एक बार के लिए सोच के देखो, 12.5 लाख का सेल आएगा, ये बात सही है, लेकिन 12.5 लाख के सेल आने के साथ साथ खर्च भी है। खर्च कितना है, 6 लाख का खर्चा है, वो रॉ मटेरियल वगैरह वगैरह जो है, प्लस डेप्रिसिएशन का खर्चा। तो हम तुमसे जानना चाहते हैं कि भाई जो मेरा इनकम आ रहा है, सेल आ रहा है, सेल में सारा खर्चा घटा लो, घटा के उसके बाद देखो नेट इनकम कितना बच रहा है। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, एक मिनट, यहाँ पे लिखेंगे एनुअल सेल। एनुअल सेल बताओ भाई कितने का है एनुअल सेल, तो एनुअल सेल है रुपीस कितने का, 12,50,000। ये सेल है, इनकम है, इसमें से माइनस कर दो सारा खर्चा, लेस कर दो एनुअल कोस्ट। एनुअल कोस्ट, अब ये एनुअल कोस्ट में क्या क्या आएगा सर, तो बाबू वहां सब दे दिया है, आप आराम से सजा के लिखिए ना इसको। लिखिए पहले रॉ मटेरियल कितने रुपए का है, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का खर्च है आपका 3 लाख, 3 लाख। दूसरा खर्चा क्या है, दूसरा खर्चा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दूसरा खर्चा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसका खर्चा है 1.5 लाख। और क्या है भाई, और है वेरिएबल ओवरहेड, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं बाबू, 1.5 लाख। मतलब कुल मिलाकर के खर्च कितना है, कुल मिला के खर्च है 6 लाख। साथ में एक और खर्चा था ना, डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन का खर्चा कितना निकाले थे, 2 लाख। तो तुम सारा खर्चा को अगर जोड़ोगे तो कितना पाओगे, देखो तो 8 लाख का तो खर्चा ही है सर मेरा। इसका मतलब सेल हुआ था 12.5, खर्चा हुआ खर्चा हुआ 8 लाख, तो बचा कितना, बचा 4.5 लाख। क्या सर 4.5 लाख का पूरा पूरा कमाई हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, इसमें भी गवर्नमेंट टैक्स लेगी। देखो यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स ले रही है 50%, तो यहां से टैक्स माइनस कर लेते हैं, लेस टैक्स एट द रेट 50%। तो गवर्नमेंट का टैक्स माइनस करते हैं 50%, गवर्नमेंट अपना टैक्स माइनस करवाएगी, है ना। टैक्स कितना है 50%। अब 50% निकालना कैसे है, तो भाई जितना कमाई बचा हुआ है उसका 50% कर लेंगे। कमाई कितना बचा हुआ है बोलो जल्दी से, कमाई है, किधर गया, हाँ कमाई है 4,50,000, इसका 50% करना 2,25,000 आएगा। इतना बचा हुआ है, माइनस कर लो तो वापस से 2,25,000 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सारे खर्चे उर्चे काट के टैक्स भी घटा करके मेरा कमाई कितना है, 4,25,000 का। लेकिन याद करो हम बताए थे कि इसमें से जो डेप्रिसिएशन को माइनस किए हो, क्या डेप्रिसिएशन के कारण सच में तुम्हारे पास से पैसा बाहर गया है क्या, नहीं गया है ना। इसलिए वापस से लास्ट में डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया जाता है, तो ऐड कर दो वापस से डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन कितने का, 2 लाख का, बस बन गया सवाल। तो कितना हो गया, 4,25,000। ये तुम्हारा एनुअल कैश इनफ्लो है, एनुअल कैश इनफ्लो। इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रोजेक्ट में तुम इन्वेस्ट करने जा रहे हो उस प्रोजेक्ट से हर साल तुम्हारे पास पैसा कितना आएगा, इनफ्लो कितना होगा, 4,25,000। अब तुम खुद सोच के देखो ना कितना आसान हो गया, अब ये सवाल कितना ही आसान हो गया। ठीक है, 4,25,000, एक मिनट रुक जाओ, 4,25,000, कहीं कुछ मिस्टेक किए क्या हम लोग, नहीं ठीक है, 4,25,000 अब हो गया। अब तुम खुद से एक बार सोच के देखो कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कितना करना था। इस प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट था मेरा 17 लाख, यहाँ था ना 17 लाख का मशीन खरीदना था, और हर साल इससे कमाई कितना आ जाएगा, 4,25,000। तो बताओ कितने सालों में पैसा वापस, तो यहाँ लिखेंगे पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड। और ये याद कर लो फॉर्मूला, बार बार बोलेंगे नहीं। अब क्या फॉर्मूला है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, शॉर्टकट में लिखना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट
बाय एनुअल कैश इनफ्लो। तो कितना पैसा लगाए थे? 17 लाख। 17 लाख डिवाइडेड बाय कमाई कितना आ रहा है हर साल? 4,25,000। तो डिवाइड करके देखना 4 ईयर्स आएगा। इसका मतलब तुम्हारा सारा पैसा वसूल हो जाएगा कितने सालों में? 4 सालों में। 4 सालों में सारा पैसा वसूल। इसको आराम से देख लो और इसको घर में उतार लेना है। तो 6 नंबर कंप्लीट हो गया। बोलो ऐसा सवाल आएगा तो क्या करना है? सबसे पहले क्या निकालना है? एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल लेना है, फिर सेल्स में से सारा खर्चा घटाना है, और जब सारा खर्चा घटा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन को भी माइनस करना है। उसके बाद जो इनकम आएगा उसमें टैक्स घटा देना है। टैक्स घटा देने के बाद जो भी इनकम आएगा उसमें वापस से डेप्रिसिएशन ऐड कर देना है, और ऐड करने से तुम्हारा एनुअल कैश इनफ्लो आ जाएगा। उसको तुम अपना जितना भी प्रोजेक्ट का दाम था उससे डिवाइड मार दो, आ गया आंसर। कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है। तो अगर 6 नंबर हो गया है ना, तो देखो 7 नंबर कुछ वैसा ही सवाल लग रहा है। देखते हैं 7 नंबर, 1 मिनट, ये देखो, ये रहा 7 नंबर। 7 नंबर का सवाल भी एकदम से वैसे ही है, एकदम पूरा पूरा तो मुझे सेम ही लग रहा है। दोनों सेम ही है, कुछ अलग नहीं है इसमें, कर लोगे। ये सब सारा खर्चा है, यहाँ तक का खर्चा है, और ये तो मेरा एनुअल जो सेल आएगा सो है, और ये जो इन्फॉर्मेशन दे के रखा है इतना सा, ये इन्फॉर्मेशन उस मशीन के ऊपर है। प्लांट, यहाँ प्लांट लिखा है, देखो प्लांट मतलब वही जो इन्वेस्टमेंट तुम करोगे ना, उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो हो गया ये, और क्या एकदम सेम है। ये होमवर्क में रहेगा, ये होमवर्क में रहेगा। और एक क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क में दिए थे हम बनाने के लिए, तो आई होप ये बन गया होगा। अच्छा, ये बनाना बहुत हार्ड नहीं है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ सवाल हम लोग पहले कर चुके हैं। बस यहाँ पे क्या है कि ABCDE ऐसा करके 5 प्रोजेक्ट दिया है, तुम 5 का 5 बार अलग अलग निकालो, तो इतना 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 निकल के चला आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक बात का और ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा था कि डिटरमाइन द पेबैक पीरियड। तो पेबैक पीरियड तो आप लोग निकाल लिए होंगे 5 अलग अलग तरीके से, मतलब 5 बार सॉल्व करके। तुमसे बोला है कि तुम ये बताओ तो कि विच प्रोजेक्ट यू विल एक्सेप्ट, कौन सा प्रोजेक्ट को तुम एक्सेप्ट करोगे, एंड व्हाई, कौन से प्रोजेक्ट को तुम एक्सेप्ट करोगे। तो तुम खुद सोच के देखो, प्रोजेक्ट ए जो है उसमें मेरा जो पेबैक पीरियड आया है वो 5 आया है, किसी में 4 एंड 1/4 आया है, किसी में 4 होल 2/5 आया है। तो ऐसे करते करते अलग अलग सबका ये है, मतलब पेबैक पीरियड आया है। तो हमें कौन सा पेबैक पीरियड को एक्सेप्ट करना चाहिए? इधर बहुत कॉमन सा बात है ना भाई, जिसमें मेरा पैसा जल्दी रिकवर हो जाएगा, हम तो उसी को चुनेंगे। तो देखो ना, यहाँ पे ए में लग रहा है 5 साल, तो इसको नहीं चुनना है, बहुत लंबा समय लगेगा। इसमें भी 4 एंड 4/7 ज्यादा ही है, इसको भी हटा दो, नहीं चुनना है। ये भी देखो 4 एंड 2/5, ये भी ज्यादा ही है, हमें सबसे कम टाइम वाला चुनना है। ये भी सबसे कम टाइम है और ये भी सबसे कम टाइम है, मतलब हम 2 चुन सकते हैं, डी और बी में से कोई भी एक चुना जा सकता है। उसमें भी उसको चुनना ज्यादा सही रहेगा जिसमें पैसा कम इन्वेस्टमेंट हो रहा है। देखो डी में कितना इन्वेस्ट हो रहा है, डी में इन्वेस्ट हो रहा है 10 लाख और बी में 6 लाख, तो हमें 6 लाख वाला चुनना चाहिए, क्योंकि इसमें कम पैसा लग रहा है और पैसा जल्दी रिकवर हो जा रहा है। ठीक है, मतलब पेबैक पीरियड जिसका कम आएगा उसी को चुन लेना है, बात खत्म। 8 हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर में आ जाओ। 9 है और 10 है, बस 9 और 10 खत्म। बोलो इतना सा है, पेबैक पीरियड अभी खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो अभी हम करा ही देते हैं। 9 और 10 जो है, हम 9 में 1 बना देंगे, इसमें ABCD 4 है ना, हम कोई 1 बना देंगे, बाकी का 3 आपके घर के लिए वापस से होमवर्क रह जाएगा। चलो देखते हैं क्या लिखता है, पढ़ते हैं वापस से कि यहाँ पे 4 प्रोजेक्ट है ABCD, और तुम्हें पूछा गया कौन सा प्रोजेक्ट को चुनना ज्यादा सही रहेगा। तो बहुत कॉमन सी बात है, जिसका पेबैक पीरियड सबसे कम आएगा, मतलब जो प्रोजेक्ट में मेरा पैसा तुरंत रिफंड हो जाएगा, तुरंत आ जाएगा, रिकवर हो जाएगा, उस प्रोजेक्ट को चुनना ज्यादा सही रहेगा। तो हम 1 का करते हैं, बाकी तुम करके देख लेना। चलो हम करते हैं ए का ही पहले। ए में क्या लिखा है, खर्च कितना है, यहां से लेकर के यहां तक सारा खर्च है। क्या क्या है, रॉ मटेरियल का खर्चा, इसका बहुत खर्चा है। ये सब खर्चों को जोड़ लेते हैं, जोड़ो मेरे साथ। 1,20,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000 प्लस 9,600 और फिर 4,000, ये सब को जोड़ने से 2 लाख, कहाँ लिखे हैं, जगह जगह यहाँ लिख देते हैं, 2,33,600 आ रहा है। इसका मतलब कि उस प्रोजेक्ट जिसमें भी हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उस प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरा ये जो खर्चा है, हर साल इतना खर्चा तो आएगा ही आएगा, ये वाला खर्चा। इसके अलावा डेप्रिसिएशन का भी खर्चा होगा, है ना, जैसे ऊपर बनाए थे एकदम वैसे ही बनाना है। डेप्रिसिएशन कितना होगा, देखो ना भाई, 2 लाख का एसेट खरीदना है, उसमें 20,000 रुपया तो स्क्रैप वैल्यू है, माइनस हो जाएगा,
और 10 साल चलेगा तो क्या होगा, 2 लाख माइनस 20,000 बाय 10 यानी कि 1,80,000। साइड में सॉल्व कर ही लेते हैं, ठीक है, साइड में सॉल्व करते हैं। देखो इधर यहाँ लिखते हैं एनुअल डेप्रीसिएशन, एनुअल डेप्रीसिएशन निकालने सीखे हो ना। कॉस्ट ऑफ एसेट लिख सकते हो फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू यानी कि 20,000 बाय एस्टिमेटेड लाइफ यानी कि 10 साल, डिवाइड करेंगे आएगा 18,000। मतलब हर साल डेप्रीसिएशन का जो खर्चा है वो कितना खर्चा है, वो खर्चा है 18,000 और इसके अलावा 2,33,600 का और खर्चा है, ठीक है। तो देखो अब सेल कितना है, यहाँ लिखते हैं एनुअल सेल। बोलिए बाबू एनुअल सेल कितना हुआ, एनुअल सेल हुआ था 320 का एनुअल सेल है। इसमें से लेस कर देते हैं एनुअल कोस्ट, एनुअल कोस्ट हम ना यहाँ पे डायरेक्ट घटा दे रहे हैं 2,33,600। तुम इसमें ना आराम से सजा करके लिखना, जैसे ऊपर लिखे थे ना, ये देखो इधर गया ये वाला, जैसे यहाँ पे इतना कुछ लिखा हुआ है ना, ये इतना सारा सजा करके हम लिखे हैं। तुम यहाँ वहां पे भी जाके ऐसे लिख सकते हो, हम थोड़ा फास्ट बनाने के लिए हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। देखो फिर आते हैं यहाँ पे, तो फिर एनुअल कॉस्ट माइनस होगा और साथ में क्या माइनस होगा, डेप्रीसिएशन हम पहले भी बता चुके हैं, और डेप्रीसिएशन निकाले थे हम लोग 18,000 निकाले थे, माइनस कर देते हैं, करो माइनस। तो 3,20,000 माइनस 2,33,600 माइनस 18,000, ये करने से आ रहा है 68,400। अच्छा और भी एक चीज माइनस होगा इसमें, नीचे लिखा है, ये 1 नंबर पॉइंट को हम बाद में समझाते हैं, ठीक है, पहले इसको पढ़ो। 3 नंबर पॉइंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है, 10%। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, मतलब तुम्हें एक और खर्चा बता रहा है कि देखो भाई इस प्रोजेक्ट को अगर तुम हाथ में लेते हो तो तुम्हारा तो 2 लाख का खर्चा होगा ही, क्योंकि 2 लाख का तुम एसेट खरीदोगे, वहां लिखा है कॉस्ट प्राइस एसेट का 2 लाख, 2 लाख का एसेट खरीदोगे, 2 लाख तो खर्चा होगा ही होगा ना। तो ये जो 2 लाख का खर्चा है, 2 लाख लाओगे कहां से, बोला एक काम करना बैंक से उधार ले लेना पैसा, तो बैंक से उधार लोगे तो फिर तो एक खर्चा बढ़ेगा ना, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वही एक खर्चा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो तुम पैसा उसमें लगाओगे, कैपिटल लगाओगे, उसका इंटरेस्ट, और उसका इंटरेस्ट कितना है 10%। तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट को ही माइनस करते हैं, लेस कर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 2 लाख का 10%, याद रखना है हमेशा 2 लाख का 10%, ठीक है, 2 लाख इंटू 10%। 2 लाख कहां से आया, जितने का एसेट खरीदेंगे वही ना मेरा कैपिटल है भाई, उसी के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 2 लाख का 10% होता है 20,000। सब खर्चा अब क्या हो गया, माइनस हो गया, 48,400, सारा खर्चा माइनस हो चुका है। अब जब सब खर्चा माइनस हो जाता है, नहीं तो प्रॉफिट निकल के आ गया, क्या आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब जब प्रॉफिट निकल गया ना तो सरकार मुंह फाड़ के खड़ा है, अब क्या लेने के लिए, टैक्स लेने के लिए। तो अब लास्ट में माइनस कर लो टैक्स, और टैक्स का रेट यहाँ बताया है बड़ा प्यार से 50%। सोचो 50% सरकार टैक्स ही ले लेगी, ठीक है भाई ले ले। तो 48,400 में माइनस कर लो 48,400 का 50%, तो आएगा 24,200, 24,200। तो बचेगा भी 24,200। ये क्या आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और हम क्या बोले थे, लास्ट में क्या ऐड कर देना पड़ता है वापस, डेप्रीसिएशन। अभी बताएं ऊपर में, तो डेप्रीसिएशन कितने रुपए का था, 18,000, वापस से ऐड कर दो 18,000। तो 24,200 प्लस 18,000 मिला के 42,200 आ रहा है। यही तुम्हारा एनुअल कैश इनफ्लो है, एनुअल कैश इनफ्लो 42,200। अभी जो 42,200 है एनुअल कैश इनफ्लो है, और मेरा इन्वेस्टमेंट कितने का था, इन्वेस्टमेंट था 2 लाख का। देखे ही थे, जितना वैल्यू रहता है भाई वही तो इन्वेस्टमेंट रहता है। 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था, और हर साल का अर्निंग कितना है, आई मीन कैश इनफ्लो कितना है, 42,200। तो क्या हम लोग पे बैक पीरियड निकाल सकते हैं, पे बैक
पीरियड। चलिए निकालिए, क्या है फॉर्मूला, वही एकदम सेम फॉर्मूला, इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कि 2 लाख, ऊपर में लिखेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, नीचे में लिखेंगे एनुअल कैश इनफ्लो यानी कि 42,200, मार देंगे डिवाइड, फटाफट डिवाइड करेंगे 2 लाख बाई 42,200 और डिवाइड करने से आ रहा है 4.739 आ रहा है, 393 ऐसा कुछ। तो 73 के बाद 9 है, तो अगर 9 है तो राउंड ऑफ करेंगे, इसमें एक बढ़ जाएगा, है ना। अगर उसमें एक बढ़ जाएगा तो वो जो 3 है वो 3 क्या बन जाएगा, वो 3 4 बन जाएगा। बस इतना सा बात है, राउंड ऑफ कर लिए हैं और राउंड ऑफ करके ये 4 बन गया है, 4 ईयर्स, लगभग 4.74 ईयर्स में मेरा पैसा वापस आ जाएगा। और यही यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा 4.74 ईयर्स। इसी तरह से आप बी का भी निकालेंगे, सी का भी निकालेंगे, डी का भी निकालेंगे, जैसा बनाया है सब सेम टू सेम उतार लेंगे। अच्छा, हम इसको ऐसे बना रहे हैं, आप आराम से फॉर्मेट पार करके कॉपी में बनाइए, कोई इशू नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और 10 बनाने के साथ ही चैप्टर जो है सो खत्म हो जाएगा। और 10 हम सिर्फ समझाने वाले हैं आपको, हम बना के नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये बहुत ही आसान है। चलिए 10 नंबर देखते हैं, लास्ट वन, ठीक है। 10 में क्या लिखता है, 10 में क्या लिखता है, अच्छा इसमें एक टॉपिक हम बताने भूल गए थे ना, ये वाला पॉइंट नंबर ए को जो बंद करके रखे थे, ये ए नंबर पॉइंट, ए नंबर। देखो ए में क्या लिखता है ना कि ऑल द पेबल, ध्यान से सुनना है, ऑल द पेबल एंड रिसीवेबल विल बी सेटल्ड प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली मतलब इमीडिएटली, तुरंत संगे संग सेटल कर दिया गया, और स्ट्रिक्टली ऑन कैश बेसिस, एकदम कैश बेसिस। इसका मतलब वो कहना ये चाह रहा है कि जितना भी ऊपर में सेल हुआ था ना, वो सेल के लिए पैसा हाथ में आ गया, जितना भी ऊपर में खर्चा ये सब हुआ था, ये खर्चा के लिए पैसा हाथ से चला गया। मीन्स सब कुछ का सेटलमेंट पैसा में हो गया, कैश में हो गया, कोई भी आउटस्टैंडिंग जैसा कुछ नहीं है। क्योंकि तुम कह सकते हो ना कि सर ऊपर में जो खर्चा हुआ है उसके लिए कैसे पता आपको कि पैसा गया ही होगा, आप क्यों मैनेज कर रहे हो सकता है वो उधार रख लिया हो। तो यहाँ उधार का कोई सिस्टम नहीं है, पहले बोल दिया कोई उधार नहीं है, सब कुछ नगद हुआ है। बोल भी दे रहा है कि नो आउटस्टैंडिंग, यहाँ लिख दिया नो आउटस्टैंडिंग फ्रॉम वन अकाउंटिंग ईयर टू अनदर, एक साल से दूसरे साल का कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, सब कुछ नगद में हुआ है। तो हम लोग जितना भी सवाल बनाते हैं ना, ये मान करके चलते हैं कि सब कुछ नगद में हो रहा है, कुछ भी उधार में नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, उसके बाद पेबैक पीरियड खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखता है, वही फिर से है कि एवर राइज कंपनी लिमिटेड है, वो प्रोड्यूस कर रहा है आर्टिकल मोस्टली बाय मैनुअल लेबर, मैनुअल लेबर मतलब अभी आदमी लोग है लगा हुआ उसका फैक्ट्री में, और आदमी के माध्यम से वो प्रोडक्शन कर रहा है। एंड इज कंसिडरिंग टू रिप्लेस इट बाय एन ऑटोमेटिक मशीन, और वो इस बात को लेके कंसिडर कर रहा है, मैंने सोच विचार कर रहा है कि अब मशीन से हम प्रोडक्शन करेंगे, आदमी लोग को हटाएंगे। देयर आर 2 अल्टरनेटिव मॉडल्स, 2 मॉडल है उसके लिए, चाहे तो वो मॉडल X अपना सकता है या मॉडल Y, मतलब वो मशीन X भी लगा सकता है, मशीन Y भी लगा सकता है। 2 तरीके से वो मतलब काम कर सकता है, पुराना लेबर को हटाएगा, उसके जगह या तो मशीन X लगाएगा या तो मशीन Y लगाएगा। तो तुमसे बोला है कि तुम बताओ कौन सा मशीन को चुनोगे तुम, क्योंकि देखो मशीन A अगर लगाता है तो मशीन A में खर्चा है 5,40,000 का, और मशीन B का खर्चा है 10,80,000 का। तो हमें खर्चा तो अभी नहीं दिखना है ना, हमें देखना है कि मशीन कितने सालों में पैसा रिफंड कर देगी। जो मशीन पहले पैसा, क्योंकि हम लोग पेबैक पीरियड सीख रहे हैं ना, जो मशीन पहले पैसा रिटर्न करेगी उस मशीन को अडॉप्ट कर लेंगे, और जिस मशीन में लेट से पैसा आएगा उस मशीन को छोड़ देना है, यही तो बात है। तो मेरा खर्चा कितना हो गया, खर्चा हो गया मेरा 5,40,000। चलो आप पहला का बात कर रहे हैं, दूसरा का तुम खुद से भी निकाल सकते हो। खर्चा कितना है 5,40,000। क्या सर मशीन लगाने से और भी कोई खर्चा आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे देखो 2 खर्चा बढ़ दिया, क्या क्या 2 खर्चा बढ़ा दिया। एक तो कह रहा है कि एडिशनल खर्चा हो जाएगा मेंटेनेंस करने का, और एक एडिशनल खर्चा हो जाएगा सुपरविजन करने का, 2 खर्चा बढ़ जाएगा। तो ये दोनों खर्चा को जोड़ लेते हैं, ये दोनों खर्चा की बात कर रहे हैं, ये दोनों खर्चा को जोड़ लो। तो जोड़ के देखो, आई थिंक 1,20,000 आ रहा है, मतलब उसका 1,20,000 का खर्चा तो बढ़ेगा, लेकिन मशीन लगने के कारण ना कुछ कुछ खर्चा उसका बच भी जाएगा। कौन सा खर्चा बचेगा, देखो लिखा है सेविंग इन स्क्रैप। जैसे कि आदमी लगा हुआ था पहले फैक्ट्री में, तो सामान का बर्बादी बहुत होता था, स्क्रैप बहुत ज्यादा बन जाता था, लेकिन अब मशीन लग गया ना तो स्क्रैप कम हो रहा है, मतलब जो बर्बाद है सामान बर्बादी कम हो रहा है, तो खर्चा बच गया। साथ में लिखा है सेविंग इन वेजेस, मेरा वेजेस भी तो बचेगा, क्योंकि आदमी को निकाल दोगे, अब तो मशीन काम कर रहा है, तो आदमी वाला खर्चा बच गया ना। तो 2 सेविंग भी है। सेविंग क्या है, ये दोनों सेविंग है, ये दोनों सेविंग है। 3,60,000 और 30, मतलब 3,90,000 का सेविंग है, 3,90,000 का सेविंग है, और इतना रुपया का एडिशनल खर्चा है। मतलब तुम्हारा 2 खर्चा भी बढ़ेगा और 2 क्या बढ़ेगा, और 2 मेरा इनकम भी बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जगह तो
इधर बनाएं, चलिए कोई नहीं, इधर ही बनाते हैं, इसको मिटा रहे हैं। 2 मेरा खर्चा भी बढ़ रहा है और 2 ठो मेरा इनकम भी बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, मिटा रहे हैं। ठीक है, उतार लेना तुम लोग आराम से वीडियो को रोक करके। ठीक है, देखो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे एनुअल सेविंग इन, किसमें किसमें सेविंग हो रहा है, देखो तो 2 जगह सेविंग था ना, एक सेविंग हो रहा है स्क्रैप में, एक सेविंग हो रहा है वेजेस में। एनुअल सेविंग इन स्क्रैप, स्क्रैप में सेविंग हो रहा है 30,000 रुपये का। दूसरा लिखेंगे एनुअल सेविंग इन वेजेस, और वेजेस में जो सेविंग हो रहा है वो 3,60,000 का सेविंग हो रहा है। मतलब कुल मिला के मेरा हर साल खर्चा बच जाएगा 3,90,000, लेकिन कुछ खर्चा बढ़ भी जाएगा, तो जो बढ़ेगा उसको हटा दो, माइनस कर दो। देखो एडिशनल कोस्ट इन, किसमें किसमें खर्चा बढ़ेगा, एक तो मेंटेनेंस था ना, एक मेंटेनेंस और एक सुपरविजन, 48-72। तो एडिशनल कोस्ट इन मेंटेनेंस और एक क्या, एडिशनल कोस्ट इन किसमें, सुपरविजन। 2 खर्चा बढ़ जाएगा, कितने कितने का है, ये है 48,000 का, ये है 72,000 का। तो देख लो भाई 390 तो मेरा सेविंग हुआ, मगर माइनस कर लो जो खर्चा बढ़ा दिया, 48 और 72, मीन्स कुल मिलाकर के 2,70,000 का फिर भी मेरा कमाई है। ये मेरा एनुअल, मतलब ये एनुअल नहीं बोलेंगे, हाँ एनुअल नेट सेविंग, मतलब है ना, नेट सेविंग होगा मेरा, खर्चा अभी भी मेरा कमेगा, इतना रुपये से मेरा खर्चा कमेगा। कहने का मतलब इतना रुपये का मेरा खर्चा बच जाएगा। एक हिसाब से सोचो तो मशीन लगाने से, मैंने मशीन अगर एम लगाएंगे, सॉरी एम नहीं है, एक्स है ना, मशीन एक्स लगाएंगे तो 2,70,000 हर साल सेविंग होगा। तो अगर 2,70,000 सेविंग हो रहा है हर साल, और कितना साल तक सेविंग होगा सर, तो तुम बोलोगे देखो यहाँ पे एस्टिमेटेड लाइफ 6 साल लिखा है, मतलब 6 साल तक सेविंग होगा, है ना। कितना पैसा लगाना पड़ा, 5,40,000। तो क्वेश्चन ये है कि मेरा ये 5,40,000 कितने सालों में रिटर्न हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग वही निकालेंगे, पे बैक पीरियड, ऊपर में लिखेंगे 5,40 यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट, नीचे लिखेंगे एनुअल सेविंग यानी कि कैश फ्लो जो भी होगा। तो देखो कितना आ रहा है, 2 ईयर्स, 2 सालों में मेरा पैसा वापस। कितना बढ़िया है, 5,40,000 लगाइए, 2 सालों में आपका पैसा वापस हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है 2 ईयर्स। तुम बोलोगे सर इसमें क्या हम लोग डेप्रिसिएशन का इफेक्ट नहीं दिखाएंगे क्या? अच्छा एक बात बताओ, तुमसे हम पूछते हैं, डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या करते थे, एक बार माइनस करते थे फिर प्लस करते थे। तो सोचने वाली बात है, सर एक बार माइनस कर रहे हैं फिर प्लस कर रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ? अरे फायदा हुआ, वो सब क्वेश्चन में ना टैक्स निकालना पड़ता था, इसलिए पहले माइनस करते थे, फिर टैक्स को भी माइनस करते थे, उसके बाद जाके वापस से ऐड कर देते थे। मगर इस क्वेश्चन में तो टैक्स है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे माइनस करना फिर प्लस करना क्या फायदा? इसलिए ना माइनस करना है ना प्लस करना है इस क्वेश्चन में। अगर टैक्स रहता तो यहाँ पर भी पहले हम इनकम से माइनस करते, इस जगह से इनकम से हम जब सारा खर्चा माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन भी माइनस करते हैं, फिर टैक्स माइनस करते हैं और फिर वापस से डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं, तब जाके एनुअल नेट सेविंग आता। चलो इसी के साथ पूरा ये तुम्हारा पेबैक पीरियड खत्म हो गया। घर में जाकर के 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक आराम से बनाओ, जिसका नहीं बना है पूरा कंप्लीट बना लो 1 से 10 तक। अगर कुछ नहीं बनता है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाकर पूछ लेना, ठीक है। और इसके साथ साथ देखो एटलीस्ट इतना तो करो, तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहे हो तो इतना तो करो कि इसको एटलीस्ट सब्सक्राइब कर देना है, थोड़ा लाइक कर देना है, एक आध तो अच्छा कमेंट कर देना है। और अच्छा क्या, आपको जो समझ में आ रहा है वैसा कमेंट करिए। आपको अगर समझ में नहीं आया तो लिख दो वहाँ पे, सर हमको समझ में नहीं आया, बहुत बेकार पढ़ाते हैं, ठीक है। जो तुम्हें अच्छा लगे वो वहाँ पे लिख तो दो, एटलीस्ट हमें भी तो पता हो कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, कुछ तो समझ में आए। और अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, उन्हें भी इनकरेज करो देखने के लिए, है ना। ओवरऑल आप ही के लिए तो कर रहे हैं ना।